न्यू यूनिट है दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखा है उसमें देखो, दैट इज़ सेक्शन 22 to 27। तो नया यूनिट है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दैट इज़ 5 हेड्स ऑफ इनकम। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि इनकम टैक्स में क्या होते हैं, टोटल देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। जो भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है वो इस 5 हेड्स थ्रू ही कोई भी पर्सन इनकम जनरेट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन उसमें क्या था, दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी। कहीं पे वो पर्सन क्या करे, आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो किसी कंपनी में या किसी फर्म में जॉब कर रहा है, तो उसको जो भी इनकम जनरेट होगी वो इनकम को क्या है कहेंगे, दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी। और उसमें और एक डिटेल में अगर आप याद रखो दैट इज़ कि वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है वहाँ पे, दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। देखो लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज़ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो सैलरी थ्रू भी इनकम जनरेट हो सकती है। यहाँ पे लिखा मैंने एक्चुअल इनकम, तो वो अभी आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लो 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में पहले हेड है दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसको जो भी इनकम जनरेट होगी वो इसके थ्रू होगी। सेकंड है दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज सेकंड हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स में से वो सेकंड हेड्स ऑफ इनकम है जो अभी इस पर्टिकुलर यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं पूरा। तो दैट इज देखो क्या लिखा वहाँ पे, एनुअल वैल्यू पूरी अभी डिस्कस करेंगे हम। अर्निंग कैपेसिटी एंड नोशनल इनकम तो अभी डिस्कशन करेंगे पूरा। थर्ड है दैट इज़ पीजीबीपी, दैट इज़ प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कि कोई पर्सन खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या खुद का प्रोफेशन स्टार्ट करके इनकम जनरेट करता है, दैट इज़ पीजीबीपी। कैपिटल गेन कि फिक्स असेट, या फिर आप बोल सकते हो टैक्सेशन में कैपिटल असेट्स को ट्रांसफ़र करने से जो भी आपको बेनिफिट होता है दैट इज़ कैपिटल गेन, तो उसका भी अलग हेड है। एंड लास्ट है दैट इज़ अदर सोर्सेज कि ये 4 हेड के अलावा जो भी इनकम जनरेट करेंगे, तो अगर ये 4 हेड्स में फर्स्ट 4 हेड्स में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो वो अदर सोर्सेज में जाएंगे। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है कि आप इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, हॉर्स रेस से आपने कुछ लॉटरी थ्रू इनकम जनरेट की, ये सारी अदर सोर्सेज में जाएगी। देख पा रहे हो कि मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, देखो दैट इज़ एक्चुअल इनकम लिखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, अर्निंग कैपेसिटी और नोशनल इनकम। फिर देखो यहाँ पे दैट इज़ एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम एंड एक्चुअल इनकम। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने क्या चाह रहा हूँ कि 5 हेड्स ऑफ इनकम में 4 हेड्स में देखो मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, दैट इज़ एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इनकम और एक्चुअल इनकम लिखा है यहाँ पे। वन सेकेंड थोड़ा हाईलाइट कर दे आपको पता चले। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, देखो दैट इज़ एक्चुअल इनकम। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअल इनकम। फिर वन सेकेंड यहाँ पे एक्चुअल इनकम और एक्चुअल इनकम। तो ये 4 हेड्स जो है जहाँ पे मैंने एक्चुअल इनकम लिखा है उसमें क्या है कि आप जो एक्चुअल में इनकम अर्न करते हो उस पर ही टैक्स पे करते हो। लाइक सैलरी, तो सैलरी जितनी आप एक्चुअल में अर्न करते हो उसके हिसाब से टैक्स पे करते हो। पीजीबीपी तो प्रॉफिट आप अर्न करते हो या प्रोफेशन थ्रू कोई इनकम आप जनरेट करते हो तो उसमें एक्चुअल जो इनकम होता है उस पर ही टैक्स पे होता है। कैपिटल गेन में भी सेम है कि कैपिटल असेट्स ट्रांसफ़र करने से एक्चुअल में जो आपको गेन हुआ है उसके थ्रू जो एक्चुअल गेन है उस पर आप टैक्स पे करते हो। पर यहाँ पे क्या देखो, एनुअल वैल्यू लिखा है मैंने, एक्चुअल इनकम नहीं लिखा। और अर्निंग कैपेसिटी, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये नहीं देखा जाएगा कि हाउस प्रॉपर्टी थ्रू आपने एक्चुअल में कितने पैसे अर्न किए। यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या वो हाउस प्रॉपर्टी का अर्निंग कैपेसिटी कितना है, उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कि इवन दो वो आपने एक्चुअल में रिसीव ना भी किया हो, कि अगर मैं बोलूँ कि एक्चुअल रेंट 10,000 पर मंथ मुझे मिल रहा है, पर वो हाउस प्रॉपर्टीज रेंट पे देके उसकी अर्निंग कैपेसिटी है 15,000 पर मंथ, तो हो सकता है कि मुझे 15,000 रुपीज़ पे टैक्स पे करना पड़े इवन दो आई रिसीव्ड ओनली 10,000 रुपीज़। तो ये बेसिक डिफरेंस, ये रिमेनिंग 4 हेड ऑफ इनकम में से डिफरेंस क्यों आ रहा है इस हेड में पर्टिकुलर,
कि रिमेनिंग 4 हेड्स ऑफ इनकम में आप एक्चुअल इनकम पे टैक्स पे कर रहे हो, पर हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड्स ऑफ इनकम है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एनुअल वैल्यू मतलब हाउस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी पे आप टैक्स पे करोगे। तो अभी मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि 10,000 पर मंथ हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके मुझे रेंट मिल रहा है 10,000 पर मंथ, पर अगर उसकी कैपेसिटी रेंट अर्न करने की कैपेसिटी उस हाउस प्रॉपर्टी की अगर 15,000 पर मंथ है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इवन दो आई रिसीव्ड ओनली 10,000 रुपीज़, मुझे 15,000 रुपीज़ पे भी टैक्स पे करना पड़े। और ऐसे इनकम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दैट इज़ नोशनल इनकम। देखो, जो आपने रिसीव ही नहीं की फिर भी आप उस पर टैक्स पे कर रहे हो। तो ये एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी में जो भी टैक्स लायबिलिटीज अराइज होती है वो एक्चुअल इनकम पे नहीं, पर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के बेस पे अराइज होती है। तो दैट इज़ 4 हेड से वो थोड़ा डिफरेंट क्यों पड़ रहा है वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब यही सारी बातें स्टूडेंट यहाँ पे क्या है लिखी है इंट्रोडक्शन में, तो देखते हैं अभी वन बाय वन हम रीड करते। देखो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 22। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी आप पढ़ोगे वो कौन से सेक्शन में सब कुछ लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे टैक्सेबल होगी, कैसे कैलकुलेट करनी है, कौन सी कंडीशन है, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 22 टू 27। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है स्टूडेंट, उसमें सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ लिखा है, कैसे कैलकुलेट करनी है, कौन सी कंडीशन याद रखनी है, कैलकुलेट करने का वे क्या है, और टैक्स लायबिलिटीज हाउस प्रॉपर्टी पे कैसे अराइज होती है, वो सारा कहाँ से कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 22 टू 27। तो उसमें देखो सेक्शन 22 है वो क्या बोल रहे हैं, अभी हम रीड करेंगे पूरा, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, इम्पोर्टेंट बातें, वो उसमें से हम थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। तो क्या लिखा देखो, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी consisting of any building or land appurtenant thereto of which assessee is the owner other than such portion of such property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him shall be chargeable to income tax under the head income from house property। तो पूरा ये चार्जिंग सेक्शन में लिखा क्या है देखो, उसको थोड़ा हम क्या करें, डिवाइड कर रहे और वन बाय वन समझेंगे। देखो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे एज यूजुअल देखो मैंने ऊपर भी लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कि हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्स लायबिलिटीज अराइज होती है वो किस पे अराइज होती है, एनुअल वैल्यू पे अराइज होती है। और वो एनुअल वैल्यू का इनडायरेक्टली मतलब क्या है, दैट इज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, और इट मे बी अ नोशनल इनकम भी हो सकता है कि एक्चुअल में अलग कुछ और रिसीव किया और टैक्स कोई और अमाउंट पे करें। तो फर्स्ट आपको याद क्या रखना है, ये इस बात में क्या याद रखना है कि टैक्स लायबिलिटीज जो अराइज होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में, वो किस पे अराइज होती है, एनुअल वैल्यू पे अराइज होती है। और वो एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है, दैट इज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट। तो ये एनुअल वैल्यू किसकी कंसिडर करनी है, दैट इज बिल्डिंग। देखो हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, और लैंड अपॉर्टिनेंट। तो सर इसका मतलब क्या है, तो देखो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कि हो सकता है कि मैंने कोई कॉमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स था उसमें एक शॉप परचेज की, पर उसमें मैं खुद बिजनेस नहीं कर रहा, मैंने क्या किया कि किसी और पर्सन को वहाँ पे बिजनेस करने के लिए वो शॉप रेंट पे दे दी, तो ये भी बिल्डिंग क्या आ जाएगा वहाँ पे, हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब स्टूडेंट सिर्फ इतना नहीं होगा कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किसी फैमिली को आपने रेंट पे दे दी और रेंट रिसीव करो तो वही सिर्फ इन्वॉल्व होगा, कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे होगा कि एनी बिल्डिंग, देखो एनी बिल्डिंग में सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग और कॉमर्शियल बिल्डिंग बोथ आर कंसिडर हियर। इसीलिए यहाँ पे देखो एनी बिल्डिंग मतलब कोई भी, चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो तो भी और वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो तो भी, दोनों केसेस में ये कंसिडर किया जाएगा। फिर क्या लिखा है देखो, लैंड अपॉर्टिनेंट। तो ये क्या होता है कि देखो अगर ये लैंड का एरिया है और हाउस प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर यहाँ पे सिचुएटेड है, देखो यहाँ पे वंस अगेन देखो कि ये रेसिडेंशियल है, कि जो हाउस प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो स्टूडेंट ये अंदर वाला है, सी
वेट अभी थोड़ा हाईलाइट होगा, हाँ देखो। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो एरिया है स्टूडेंट वो इतना ही है, पर उसके आजू बाजू यहाँ पे क्या आसपास में देखो ये क्या है, लैंड एरिया, तो ये भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। कि पार्किंग फैसिलिटीज़, फिर गार्डन्स भी होते हैं वहाँ पे, तो ये भी उसमें कंसिडर कर लिया जाएगा। तो लैंड अपॉर्टिनेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, दैट इज लैंड अटैच टू बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है तो उसके साथ ये लैंड क्या है, उसके साथ अटैच है। तो हो सकता है कि अर्निंग कैपेसिटी इससे भी इंक्रीज हो, कि अगर ये लैंड एरिया फॉर एग्जाम्पल ना होता, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ही होता ये अंदर वाला पोर्शन, तो अर्निंग कैपेसिटी उससे कुछ और होती। पर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे रेंट पे, कि हाउस प्रॉपर्टी रहने को घर तो मिल ही रहा है, पर साथ साथ में बहुत ही बड़ा गार्डन और साथ में आसपास में जगह भी बहुत है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट अर्निंग जो कैपेसिटी वो इंक्रीज होगा। तो ये भी उसमें कंसिडर किया जाएगा कि बिल्डिंग के साथ साथ जो अटैच लैंड है उसके साथ वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो मैंने दो आपको बातें बताई यहाँ पे कि एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होगा, दैट इज़ अर्निंग कैपेसिटी और नोशनल इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लायबिलिटीज अराइज होती है वो किसके बेस पे होती है, एनुअल वैल्यू पे अराइज होती है और अर्निंग कैपेसिटी पे अराइज होती है। एक्चुअल रेंट पे में भी हो सकता है डिफरेंट हो और टैक्स लायबिलिटीज अलग अमाउंट पे अराइज हो सकता है। दूसरा क्या बताया मैंने कि हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एनी बिल्डिंग वेदर इट इज़ कॉमर्शियल बिल्डिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बोथ आर इन्वॉल्व इन हाउस प्रॉपर्टी। और लैंड अपॉर्टिनेंट, तो लैंड अपॉर्टिनेंट का मतलब क्या है कि लैंड अटैच विद द कॉमर्शियल बिल्डिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन हाउस प्रॉपर्टी। देखो नेक्स्ट क्या है अभी पूरा सेंटेंस, असीसी इज द ओनर। तो ये टैक्स किसके पास से कलेक्ट किया जाएगा, ओनर के पास से। कि अगर मैं किसी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और मैंने रेंट पे दिया है तो वो तो कॉमन बात है कि रेंट कौन रिसीव कर रहा होगा, कि ओनर। पर हो सकता है कि रेंट रिसीवर कोई और हो और ओनर कोई और हो। कि आपने बहुत सारी फील्ड्स में देखा भी होगा कि ओनर कोई और होता है पर पर्सन जो रेंट कलेक्ट करने जाता है, रेंट रिसीव करने जाता है, वो कोई और पर्सन होता है। तो वो तो कॉमन बात है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होगा उसको ही वो रेंट मिलता होगा अल्टीमेटली, चाहे रिसीवर ऑफ द रेंट कोई और पर्सन हो, पर अल्टीमेटली वो इनकम किसका है, जो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है वो। टैक्स किसको पे करना है, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है दैट इज ओनर। फिर देखो क्या लिखा है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अदर देन सच पोर्शन। तो कौन सा पोर्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे कि पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो कुछ टाइम क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का हाउस प्रॉपर्टी है या कोई बिल्डिंग है तो उसमें वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे वो और फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे रह रहे होते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे शॉप बनी हुई होती है। आपने कई जगह पे अलग अलग जगह पे देखा होगा। तो ये वाला पोर्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। वंस अगेन आई रिपीट, ध्यान से सुनना कि क्या लिखा है यहाँ पे, देखो पूरा रीड करता हूँ। अदर देन सच पोर्शन, तो बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट में कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट इज he may occupy for the purpose of any building or profession carried on by him। तो एक सिंपल एग्जांपल है कि थर्ड 3 फ्लोर का किसी का हाउस प्रॉपर्टी है तो हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे वो खुद वहाँ पे फैमिली मेम्बर के साथ रह रहे हो। फॉर ग्राउंड फ्लोर है तो उसमें वो क्या कर रहे कि एक शॉप बना दिया है या फिर वो वहाँ पे कुछ सेल कर रहे और बिजनेस या प्रोफेशन चलाने के लिए वो वाला पोर्शन वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जिस पोर्शन में बिजनेस और प्रोफेशन ऑपरेट करने के लिए जो पोर्शन यूज़ करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का, वो पोर्शन यहाँ पे आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या हाउस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो ये भी याद रखना है, एनी बिल्डिंग और लैंड, तो मतलब कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग और कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग और उसके साथ जुड़ी हुई लैंड, अटैच लैंड भी इन्वॉल्व हो सकती है। पर एक्सक्लूड क्या किया उसमें से स्टूडेंट, दैट इज़ अगर वही जो ओनर है वही ओनर खुद का प्रोफेशन या बिजनेस ऑपरेट करने के लिए उस हाउस प्रॉपर्टी में से कुछ पोर्शन यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा पोर्शन उसमें से एक्सक्लूड किया जाता है, वो इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर हेड। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो ये एक सेंटेंस में देखो बहुत सारे स्टूडेंट मैंने आपको मीनिंग बताए कि फर्स्ट मैंने क्या बताया कि टोटल देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम।
सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। 4 हेड्स में क्या होता है स्टूडेंट कि एक्चुअल इनकम पे ही आप टैक्स पे करते हो, पर हाउस प्रॉपर्टी वाला एक ऐसा हेड्स है जिस पे एक्चुअल रेंट पे नहीं, मतलब एक्चुअल इनकम पे टैक्स पे नहीं करना होता है। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कितनी है वो देखा जाता है और उस पर टैक्स लायबिलिटीज अराइज होती है। फिर मैंने आपको बताया वहाँ पे कि दैट इज़ हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो एनी बिल्डिंग दैट इज़ कॉमर्शियल बिल्डिंग भी हो सकती है और रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है, और उसके साथ जुड़ी हुई लैंड दैट इज़ अटैच लैंड वो भी उसमें इन्वॉल्व होगा। पर एक्सक्लूड क्या करना है कि अगर जो ओनर है वो ओनर हाउस प्रॉपर्टी का जो पोर्शन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या प्रोफेशन को चलाने के लिए अगर यूज़ करते हैं तो ऐसा वाला पोर्शन क्या होता है हाउस प्रॉपर्टीज में से हम एक्सक्लूड करते हैं, मतलब उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाला जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ सब कुछ, देखो इट इज़ एन एक्सेप्शनल फीचर ऑफ दिस हेड दैट rather than actual income from house property, earning capacity of house property is taxable। देखो जो मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि rather than, तो एक्चुअल इनकम की जगह इस पे क्या होता है अर्निंग कैपेसिटी पे टैक्स लगता है। As stated under section 22 that annual value of the property is taxable rather than actual income of the property। तो annual value का मतलब मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि annual value is equal to अर्निंग कैपेसिटी, और वो एक्चुअल इनकम से डिफरेंट भी हो सकता है। अब यही सारी बातें देखो यहाँ पे अलग अलग थोड़ा क्लासीफाई करके एक्सप्लेन किए कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट ऑलरेडी इसका मतलब। उसके बाद देखो ओनर, तो असिस इज़ द ओनर, उसमें डीम ओनर अलग अलग टाइप के ओनर होते हैं, पर वो हम डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज वो वहाँ पे आपके कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आने वाले, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो नॉर्मली जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो हाउस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा उससे कलेक्ट किया जाएगा, नॉट यूज। देखो पर ऐसे हाउस प्रॉपर्टी पे आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते जहाँ पे वो जो पोर्शन वो हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस या प्रोफेशन को रन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं।